हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम जो है हमारी सीरीज़ के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 12 के। तो क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, यानी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट कर चुके हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 3rd यूनिट है हमारी, वो स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसके आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने जो है पहले वाली वीडियो नहीं देखी है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के और इलेक्ट्रोस्टैटिक के, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। तो कहता है कि वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स कौन सी है जो मैग्नेटिज्म के साथ डील करती है, और मैग्नेटिज्म किसके कारण, जो इलेक्ट्रिक करंट के कारण है। तो उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, ये दोनों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रिसिटी से और मैग्नेटिज्म से। तो इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट ही है एक टाइप से ये, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं उसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इफ करंट इन कंडक्टर इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देन नीडल ऑफ कंपास विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड। तो यानी हमें बताना है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट है ना, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो कहता है कि जो नीडल होगी कंपास की वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी। मीन्स जो नॉर्थ वाली नीडल है, यानी नॉर्थ साइड में जो नीडल होती है वो किस दिशा में जो है डिफ्लेक्ट करेगी। ऑप्शन ए है नॉर्थ, ऑप्शन बी साउथ, ऑप्शन सी है ईस्ट, ऑप्शन डी है वेस्ट। तो किस दिशा में वो जाएगी। तो देखिए इसमें स्टूडेंट्स लगेगा स्नो रूल। ठीक है, स्नो रूल लगेगा। मीन्स अगर करंट क्या है, साउथ से नॉर्थ में है, तो किस तरफ डिफ्लेक्शन होगा, ओवर वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी नीडल हमारी। तो डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अ मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वो किसका सोर्स होगा, स्रोत होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, या दोनों का, या नन ऑफ दिस। तो देखिए मूविंग चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी स्रोत होगा और मैग्नेटिक फील्ड का भी होगा, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक चार्ज इज अ सोर्स ऑफ, अगर कोई चार्ज रेस्ट की पोजीशन में है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट की पोजीशन में है, तो कहता है कि वो किसका सोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो देखिए अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उसके कारण सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी जनरेट नहीं होगी। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या वेक्टर क्वांटिटी है। मीन्स आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आगे देखिए भाई, इफ द पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू मूविंग इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू अप्लाइड फील्ड देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी। तो इसमें कहता है कि मान लीजिए कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई की है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो फोर्स है उसकी दिशा क्या होगी। तो ऑप्शन ए है टुवर्ड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लगाई उस दिशा में होगी। टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, जिस दिशा में चार्ज मूव कर रहा है उस दिशा में होगी। परपेंडिकुलर टू बोथ है वी एंड बी, या दोनों के परपेंडिकुलर होगी, वी और बी के, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर है सी, कि अगर मान लीजिए हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, चार्ज पार्टिकल इस साइड है, तो हमेशा फोर्स की दिशा क्या होती है, वी और बी के परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज। आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला, ऑप्शन बी वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है न्यूटन सेकंड कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स। यहाँ पर इसमें प्रॉपरली जो है दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में मेंशन है न्यूटन सेकंड कूलम इनवर्स और मीटर इनवर्स, और ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आपको यानी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की ऐसा यूनिट बतानी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसमें जो है ए सोच रहे होंगे कि टेस्ला आएगा, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि तीनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, तीनों ही इसके ऐसा यूनिट है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। हाँ, टेस्ला को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसलिए हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो, बट इसके जो है तीनों ही करेक्ट आंसर हैं। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए है m0 L1 T-1, ऑप्शन बी है m1 A-1 T-2, ऑप्शन सी है m1 L1 A-1 T-2, ऑप्शन डी है m0 A-1 T-2।
तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, m1 a-1 t-2। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बायोट-सैवर्ट्स लॉ इज एनालॉगस टू न्यूटन सेकंड लॉ, केपलर फर्स्ट लॉ, कुलाम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, फैराडेज लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मीन्स आपको बताना है जो बायोट-सैवर्ट लॉ है वो किससे मिलता जुलता है। ठीक है, किसके एनालॉगस है, न्यूटन सेकंड लॉ के, केपलर के फर्स्ट लॉ के, या कुलाम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए कुलाम के दो लॉ हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी मैग्नेटोस्टैटिक में भी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक गिवन है, या फिर फैराडे लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये एनालॉगस किसके है, कुलाम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक के ये एनालॉगस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बायोट-सैवर्ट लॉ इज़ डिपेंडेंट ऑन एंगल। तो आपको बताना है कि जो बायोट-सैवर्ट लॉ है ये डिपेंडेंट है एंगल के ऊपर या नहीं है, मीन्स जो है डिपेंड करता है कि नहीं करता है, ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना आपको। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि बायोट-सैवर्ट लॉ जो है एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। कुलाम्स लॉ जो है वो डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है एंगल के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट इज। यानी आपको बताना है कि कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है μ0/4π I/a cos φ1 प्लस cos φ2। ऑप्शन बी है μ0/4π I/a sin φ1 प्लस cos φ2। ऑप्शन सी है μ0/4π I/a cos φ1 प्लस sin φ2। ऑप्शन डी है μ0/4π I/a sin φ1 प्लस sin φ2। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, पहचान गए होंगे जो स्टूडेंट्स ने एक बार भी डेरिवेशन किया होगा तो ध्यान में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको जो है ये डायग्राम दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड 2a है और उसमें I करंट फ्लो कर रहा है। तो आपको बताना है द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज। तो इसके जो है सेंटर के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा देखते हैं। तो इसमें देखिए कहता है μ0/4π I/a μ0/4π 2I/a, या फिर √2 μ0I/πa, या फिर μ0I/√2 × πa। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी रहेगा। तो सेंटर ऑफ स्क्वायर के अंदर इतनी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट इज। देखिए मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कि कोई हमारे पास सर्कुलर कोयल है इस टाइप से और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी वो आपको बताना है इसके अंदर। तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको μ0/4π 2I/r μ0/4π 2πI/r, या फिर ऑप्शन सी है μ0/4π I/r, या ऑप्शन डी है μ0/2πI/r। तो इसमें देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए वैसे तो एग्जाम में इस तरीके से डायरेक्ट रिजल्ट नहीं पूछे जाते हैं, बट मैं ये इसलिए जो है आपको बता रहा हूँ, जो है आपको करवा रहा हूँ, ताकि जो आपने डेरिवेशंस किए हैं उनका जो है रिजल्ट आपके थोड़ा सा ध्यान में रहे, इसलिए मैं करवा रहा हूँ ये, ताकि न्यूमेरिकल्स में जो है आपके काम आ सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उसकी SI यूनिट क्या रहती है, एम्पियर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, या फिर एम्पियर मीटर क्यूब। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको अगर इसका रिजल्ट ध्यान है, रिजल्ट क्या था, N × I × A। I क्या था यहाँ पर करंट, A क्या था एरिया। ठीक है, N नंबर ऑफ टर्न्स थे यहाँ पर। तो करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, एरिया को मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, करेक्ट फॉर्म एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो C इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, जो एम्पियर सर्किट लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। ऑप्शन ए dB = μ0/4π IDL sin θ/r²। ऑप्शन बी इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl = I, या फिर जो है डेरिवेटिव ऑफ B = μ0I, या फिर आपको बताना है क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl = μ0I। तो मोस्टली स्टूडेंट्स समझ गए होंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जो है तीनों ही जो है एम्पियर सर्किट लॉ में नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इज, मीन्स कोई सोलिनॉइड है हमारे पास, ये सोलिनॉइड है। तो कहता है इस सोलिनॉइड के अंदर, इस सोलिनॉइड के जो अंदर वाला पोर्शन है हमारा, ये वाला अंदर पोर्शन, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, उसका रिजल्ट कितना आता है, क्या रिजल्ट आता है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा देखिए, इसमें कहता है B = μ0 NI, या फिर ऑप्शन बी है B = μ0 N/I,
या फिर 0 रहेगी, या फिर B इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। तो इसका करेक्ट रिजल्ट है ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इतना रिजल्ट आता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ये म्यू नॉट एन आई। ठीक है, आई यहाँ पर करंट जो सोलेनोइड में फ्लो करता है, एन नंबर ऑफ टर्न है यहाँ पर यूनिट लेंथ। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच फोर्स विल एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि कोई चार्ज पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो वो कितना फोर्स को महसूस करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। एफ इजकल टू क्यू वी बी, ऑप्शन बी है एफ इजकल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, ऑप्शन सी है एफ इजकल टू क्यू इंटू वी, और ऑप्शन डी है एफ इजकल टू वी इंटू बी। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, इतना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यानी हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को रख दें तो किस प्रकार की वो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा। तो देखिए, अगर यहाँ पर चार्ज पार्टिकल हमने रखा है तो इस प्रकार की वो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है, मीन्स पैराबोलिक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। तो पैराबोलिक जो है उसकी पार्टिकल की जो है ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी पैराबोलिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज, मीन्स हमने क्या कर रखा है कि कोई चार्ज पार्टिकल है उसको हमने परपेंडिकुलर रख रखा है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, मान लीजिए ये इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड, तो हम चार्ज पार्टिकल को रख देते हैं। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं चार्ज पार्टिकल के, तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करने लग जाता है, रोटेट होने लग जाता है। और कैसा रोटेट होएगा, सर्कुलर। तो सर्कुलर मोशन के अंदर भी वो रोटेट होने लग जाता है। तो उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी हो जाएगी, उसकी ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी सर्कुलर। कैसी हो जाएगी, सर्कुलर। इस टाइप से ट्रेजेक्ट्री जो है उसकी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सर्कुलर उसकी ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एसिलरेट, तो कहता है साइक्लोट्रॉन का हम यूज़ करते हैं किस चीज़ को एसिलरेट करवाने के लिए, कौन से पार्टिकल को एसिलरेट करवाने के लिए। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन एटम और मॉलिक्यूल। तो देखिए, जब हमने साइक्लोट्रॉन पढ़ा था तो हमने कहा था कि उसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को एसिलरेट नहीं करवा सकता क्योंकि बहुत हल्का पार्टिकल है। न्यूट्रल पार्टिकल को भी एसिलरेट नहीं करवा पाएगा। ठीक है, तो उसके बाद प्रोटॉन है, प्रोटॉन को एसिलेट करवा देगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, हैवी भी है, और हाइड्रोजन एटम को भी नहीं करवाएंगे हम इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे कहता है द टाइम पीरियड इन साइक्लोट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, तो कहता है जो टाइम पीरियड है साइक्लोट्रॉन में वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको बताना है कि जो टाइम पीरियड है वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स स्पीड ऑफ आयन, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, चार्ज ऑफ पार्टिकल, ऑल ऑफ दीज। तो चलिए सोचिए इस क्वेश्चन को कि जो टाइम पीरियड है साइक्लोट्रॉन में वो किस जो है फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ आयन के ऊपर करता है, या फिर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के ऊपर करता है, या फिर चार्ज ऑफ पार्टिकल के ऊपर, या ऑल ऑफ दिस। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है बिना देखे इसका जो है ऑल ऑफ दिस करेक्ट कर देंगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी, चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। रेडियस कितनी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्पीड जो है आयन की उसके ऊपर भी जो है टाइम पीरियड के ऊपर स्पीड का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चार्ज ऑफ पार्टिकल का जरूर फर्क पड़ेगा कि चार्ज क्या है उस पार्टिकल के ऊपर भी, आप प्रोटॉन को एक्सेलरेट करवा रहे हैं या फिर अल्फा पार्टिकल को करवा रहे हैं, किसको करवा रहे हैं, उसका इफेक्ट पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, कि हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लेते हैं कंडक्टर है हमारे पास, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, किस में रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में, थीटा एंगल है हमारे पास। तो कहता है ये कंडक्टर कितना फोर्स को महसूस करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। उसका रिजल्ट है ऑप्शन ए एफ इक्वल टू आई एल, ऑप्शन बी है एफ इक्वल टू आई एल स्क्वेयर बी, ऑप्शन सी है एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ऑप्शन डी है एफ इक्वल टू आई स्क्वेयर एल बी साइन थीटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं। टू लीनियर पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर, ऑप्शन बी रिपेल ईच अदर, ऑप्शन सी समटाइम अट्रैक्ट समटाइम रिपेल, ऑप्शन डी दे डोंट इफेक्ट ईच अदर। तो इसमें कहता है कि दो वायर है हमारे पास, इनमें दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो ये दोनों वायर में जो फोर्स होएगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होएगा, या जो फोर्स होएगा वो रिपल्सिव फोर्स होएगा, या फिर कभी अट्रैक्टिव कभी रिपल्सिव, या फिर दोनों में जो फोर्स है
वो होएगा या नहीं, मतलब एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे वो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि अगर दो लीनियर पैरेलल वायर में करंट है ना, अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो हमेशा अट्रैक्ट करती हैं। वो क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर मान लीजिए करंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिपेल करेंगी वो, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट होएगी और रिपेल करेंगे वो उस केस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर इज यूज टू मेजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इजी भी है कि गैल्वेनोमीटर को हम यूज़ करते हैं, किस लिए करते हैं? क्या वोल्टेज मेजर करते हैं, पावर को मेजर करता है ये, या स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को या लार्ज इलेक्ट्रिक करंट को? देखिए पावर को मेजर नहीं करता है, वोल्टेज को भी मेजर नहीं करेगा। आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, दोनों में ही इलेक्ट्रिक करंट है, एक में स्मॉल है एक में लार्ज है। तो गैल्वेनोमीटर जो है ना, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, लार्ज के लिए कौन किया जाएगा? एमीटर। कौन किया जाएगा? एमीटर को यूज़ करते हैं लार्ज इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटीज़, जो करंट सेंसिटिविटी है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? रेडियन पर एम्पियर, ऑप्शन बी रेडियन, ऑप्शन सी एम्पियर, या फिर रेडियन एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 26 का करेक्ट आंसर है रेडियन पर एम्पियर, ठीक है। ये करंट सेंसिटिविटी की क्या रहेगी? एसआई यूनिट रहेगी, ठीक है। थीटा अपॉन करंट, करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? मान लीजिए IS करंट सेंसिटिविटी है, तो थीटा अपॉन जो है आपका I, ठीक है, थीटा अपॉन I। तो ये है आपका, थीटा को मेजर करेंगे रेडियन में और करंट को मेजर करेंगे एम्पियर में। आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहला किया, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी की आपको बता देनी चाहिए। रेडियन पर एम्पियर होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज माप रहे हैं तो करंट का तो कोई चक्कर ही नहीं। यहाँ पर रेडियन वोल्ट होगा, रेडियन होगा तो देखिए अकेला रेडियन भी नहीं होगा, एंगल तो मेजर हम नहीं कर रहे, तो हमारे पास ऑप्शन है बी और सी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रेडियन पर वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एमीटर इज ए डैश रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि एमीटर क्या है। हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है, लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है, या फिर जीरो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है, या फिर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है। तो इसमें क्या है कि जो एमीटर है दैट इज़ अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? लो रेजिस्टेंस होता है। तो लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर हम बोल सकते हैं एमीटर को। आगे बढ़ते हैं। शंट इज कनेक्टेड इन डैश टू अ गैल्वेनोमीटर, यानी शंट को कहाँ कनेक्टेड करते हैं? गैल्वेनोमीटर में। फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। ऑप्शन ए सीरीज में लगाएंगे शंट को गैल्वेनोमीटर के, ऑप्शन बी पैरेलल में लगाएंगे, या फिर दोनों ही सीरीज में भी लगा सकते हैं, पैरेलल में भी लगा सकते हैं, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो देखिए ये हमारा गैल्वेनोमीटर है भाई, ठीक है, ये क्या है? गैल्वेनोमीटर है। तो जब भी हम शंट की बात करते हैं तो शंट वायर को हम कहाँ लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, हम शंट वायर हमेशा पैरेलल में ही लगाते हैं। ये शंट वायर है जिसका रेजिस्टेंस लो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर है भाई पैरेलल। तो पैरेलल में लगाएंगे हमेशा शंट को, ठीक है। एन आइडियल एमीटर हैज़ डैश रेजिस्टेंस, तो जो आइडियल एमीटर है उसका कहता है रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। अगर आइडियल की बात करें तो भाई एमीटर तो सारा ही करंट मेजर करना चाहिए, इसका मतलब हमारा रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। तो उसका जो है आइडियल एमीटर तभी माना जाएगा जब उसका जीरो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल है नहीं प्रैक्टिकली। तो आइडियल जो है एमीटर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वोल्ट मीटर इज़ ए डैश रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। तो वोल्ट मीटर है वो लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है, ऑप्शन बी हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है, ऑप्शन सी जीरो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है, या ऑप्शन डी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है। तो जब हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वोल्ट मीटर में क्या होता है कि जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, तो उसके हम क्या करते हैं सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जो हाई रेजिस्टेंस होता है, तो उससे बनता है वोल्ट मीटर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वोल्ट मीटर क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है। आगे बढ़ते हैं। A galvanometer can be converted into a voltmeter by connecting a high resistance in dash with the galvanometer। अभी मैंने बताया कि हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो है एक हाई रेजिस्टेंस लगा करके, किस में? पैरेलल में या सीरीज में? तो हमेशा सीरीज में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे। तो सीरीज इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज, आपको बताना रेजिस्टेंस क्या होगा आइडियल वोल्ट मीटर का। तो देखिए अगर आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें तो जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतना ही अच्छा है हमारे लिए। तो ऑप्शन ए है जीरो, ऑप्शन बी है इनफाइनाइट, ऑप्शन सी है लो, ऑप्शन डी है हाई। तो देखो जीरो तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो तो एमीटर की कंडीशन है। लो भी नहीं होना चाहिए। हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, इनफाइनाइट और हाई। तो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है हमारे लिए। तो इनफाइनाइट इज़ द करेक्ट
आंसर। ठीक है, तो इसका बी करेक्ट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। द एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, एमीटर को हम कहाँ कनेक्ट करते हैं? हमेशा सीरीज में करते हैं, पैरेलल में करते हैं, कहीं भी कीजिए आपकी मर्जी, बोथ एंड भी या नन ऑफ दीज। तो देखिए जब भी बात करते हैं एमीटर के, तो एमीटर को हमेशा ही हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हमेशा ही हम क्या करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं एमीटर को। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, इसके बाद मैं इसी वीडियो का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट के अंदर बनाऊंगा, तो आप वो वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, वोल्ट मीटर को कहाँ कनेक्ट करते हैं? सीरीज, पैरेलल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो देखिए स्टूडेंट्स, वोल्ट मीटर को हमेशा हम कहाँ कनेक्ट करेंगे? ऑलवेज पैरेलल में। एम मीटर को ऑलवेज सीरीज में, ठीक है, और वोल्ट मीटर को ऑलवेज पैरेलल में। ठीक है, तो वोल्ट मीटर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट पार्ट में अलग से पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो वो आप इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए जो हेल्पफुल रही होगी। तो आप कंटिन्यू इस चैनल पर आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।